राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आईपीसी के उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो लैटिन सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। आईपीसी में आप देखेंगे तो हर एक प्रारंभिक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न लैटिन मैक्सिम से पूछे जाते हैं। ये जो लैटिन मैक्सिम है इनकी मीनिंग पूछी जाती है, किस धारा पर ये आधारित हैं ये पूछा जाता है। एक बार आप लोग अगर इसको समझ लेंगे तो गलत होने की चांसेज आपके ख़त्म हो जाएंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो आप इसे सही भी नहीं कर पाएंगे। तो आइए उन लैटिन मैक्सिमों का अध्ययन हम लोग करते हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। हाँ, एक सूचना है आप लोगों के लिए कि पीसीएसजे, एपीओ, एचजेएस की तैयारी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास लगातार संचालित की जा रही है। मेंस के लिए अलग से तैयारी कराई जाती है। जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। इसके साथ साथ लॉ से जुड़े हुए किसी भी विषय पर आप जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आईपीसी में मैक्सिम की कमी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आईपीसी में मैक्सिम जो है यानी लैटिन सूत्रों की कमी नहीं है। लैटिन सूत्र तो बहुत ज़्यादा आपको आईपीसी में भी मिलेंगे, सीआरपीसी में भी मिलेंगे, भारतीय साक्ष्य विधि में भी मिलेंगे। ठीक है, हम सब पे अलग अलग बारी बारी से वीडियो बना के आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन ये जो आईपीसी में मैंने 14 लैटिन सूत्रों की खोज की है, ठीक है, खोज का मतलब है कि ऐसा नहीं मैं खुद निकालने गया था बनाया हूँ। महत्वपूर्ण जो है उनकी खोज किया हूँ कि जो ये महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। ये 14 लैटिन सूत्र हैं। इन्हीं में से जो भी पूछा जाएगा वो इसी में से फंस जाएगा। एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहला है इंक्लूसियो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। ये धारा 7 पर आधारित है। किस पे? धारा 7 पे है आईपीसी के। एक की अंतर्वृष्टि, दूसरे का अपवजन। इसका मतलब यह है, देखिए धारा 7 कहती क्या है। धारा 7 कहती है आईपीसी की कि अध्याय 2 के अंतर्गत यानी आईपीसी के अध्याय 2 के अंतर्गत जिन शब्दों को स्पष्ट किया गया है वो शब्द इस अधिनियम में जहाँ कहीं प्रयोग किए गए होंगे उनका वही अर्थ लगाया जाएगा जो परिभाषा खंड में बताया गया है। उसकी अलग से सोशल मीनिंग कुछ और हो सकती है, पॉलिटिकल मीनिंग कुछ और हो सकती है, लीगल मीनिंग कुछ और हो सकती है, लेकिन वो अर्थ नहीं लगाया जाएगा। उसका अर्थ वही लगाया जाएगा जो चैप्टर 2 में उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यही ये कह रहा है कि एक ही अंतर्वृष्टि, दूसरे का अपवजन, यानी जो अंतर्वृष्टि किया गया है, जो मीनिंग उसका चैप्टर 2 में बताया गया है वही अर्थ उसका लगाया जाएगा, दूसरा अर्थ उसका अपवर्जित हो जाएगा। इसकी यही लैटिन सूत्र है कि इंक्लूसियो यूनिस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। उसको एक्सक्लूज कर देगा, बाहर कर देगा। दूसरा लैटिन है आक्यूरा क्यू इनक्यूरिट्स पब्लिसिस क्यूरस ग्यूरबेंट लिखा है। ठीक है, यानी न्यायालय एक ऐसा स्थान है जहां न्याय की पूर्ति होती है। ये धारा 20 पे लैटिन सूत्र है। कहाँ पे? आईपीसी की धारा 20 पर आधारित है, जो ये कहता है कि न्यायालय, ठीक है, एक ऐसा स्थान यानी कोर्ट एक ऐसा स्थान है जहां पर न्याय की न्यायिकता पूर्ति की जाती है, यानी वहाँ पे न्याय की जहाँ तक संभव होता है पूर्ति की जाती है। तो ये मैक्सिम हो गया धारा 20 पे। उसके बाद धारा 3 है, काफ़ी महत्वपूर्ण मैक्सिम है ये, एक्टस नॉन फेसिट रियुम निसी मेंसिटरिया। एक्टस नॉन फेसिट रियुम निसी मेंसिटरिया
ये बहुत महत्वपूर्ण मैक्सिम है, मेंसरिया पे है ये मैक्सिम, जिसमें कहा गया है, इसका हिंदी अर्थ होता है किसी धारा पे नहीं है, ये दुराशय पे है, यानी मन की अवस्था पे है, मस्तिष्क की अवस्था पे है। ठीक है, इसी आधार पे प्राचीन काल से चले आ रहे एक बहुत बड़ी लीगल बुराई को समाप्त किया गया, जिसमें सिविल एवं आपराधिक विधि में अंतर स्पष्ट किया गया, क्योंकि प्राचीन काल में सिविल एवं आपराधिक विधि में कोई अंतर नहीं था। इसी मैक्सिम के आधार पे अंतर स्पष्ट किया गया कि आपराधिक दायित्व तब होना चाहिए जब उस व्यक्ति का कार्य दोषी होने के साथ साथ मन भी दोषी हो। अगर मन उसका दोषी नहीं तो केवल उसके कार्य गलत होने के आधार पर उसे आपराधिक दायित्व के लिए दोषी न ठहराया जाए, केवल सिविल लायबिलिटी क्रिएट किया जाए। यही मैक्सिम जो है आपराधिक और सिविल दायित्व में अंतर करता है, यानी सिविल लायबिलिटी में भी कोई एक्टस रियस होता है, आपराधिक लायबिलिटी में भी एक्टस रियस होता है, यानी कोई कार्य, कोई भौतिक कार्य होता है हमसे, यानी हमारे हाथ से कोई नुकसान किसी का होता है, चाहे उसको मारा पीटा गया हो, उसका सामान तोड़ा फोड़ा गया हो, उसकी ज़मीन पे कब्जा किया गया हो, लेकिन मन का भी दोषी होना जरूरी है। अगर मन दोषी होने के साथ साथ शरीर से कार्य हो रहा है, यानी दोनों मिल करके कार्य कर रहे हैं, तब वो दुराशय कहलाता है, यानी तब वो आपराधिक दायित्व क्रिएट होता है। जहां हाथ से तो कार्य हुआ लेकिन कनेक्शन मस्तिष्क वाला डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, यानी जो दुराशय है वो हमारे एक्टस रियस के साथ नहीं था, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तब केवल सिविल लायबिलिटी या टार्टियस लायबिलिटी होता है, आपराधिक दायित्व नहीं होता है। लेकिन जब हमारी मेंसरिया यानी हमारी सोच और सोच के अनुसार हमारा भौतिक कृत्य दोनों मिल करके किसी कार्य को जन्म देते हैं, तब वहाँ आपराधिक दायित्व उत्पन्न हो सकता है। तो इसका हिंदी मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट रिम निसी मेंस रिया, का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का केवल भौतिक कृत्य दोषी नहीं है या आपराधिक दायित्व के अधीन नहीं लाता, जब तक कि उसका मन भी दोषी ना हो, उसका मस्तिष्क भी दोषी ना हो। केवल भौतिक कृत्य ही उसके आपराधिक दायित्व के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ये इसका मैक्सिम आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, किसी व्यक्ति का केवल कार्य उसे दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी दोषी ना हो। आइए चौथे पे चलते हैं। लिखा एक्टस मी इनविसियो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस। ठीक है, ये भी मेंसरिया से जुड़ा हुआ मैक्सिम है, साथ ही साथ आईपीसी के धारा 94 पर भी आधारित है, सेक्शन 94 आईपीसी, जिस कहा गया एक्टस मी इनविसियो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस। इसका मतलब होता है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य करता है, तब वो उस कार्य के लिए लायबल होता है, वो कार्य उसका कार्य माना जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को विवश किया गया हो, धमकी के अधीन विवश करके कोई कार्य कराया गया हो, उसकी स्वतंत्र सहमति ना रही हो वो कार्य करने में, मजबूरन उससे करवाया गया हो, तो वो कार्य तो उसके शरीर से तो हुआ है, लेकिन वो उसका कार्य नहीं माना जाता है। और ये इसी का बचाव कानून में मिलता है, धारा 94 जनरल एक्सेप्शन पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है क्रैश कोर्स के लिए, उसमें इस मैक्सिम का उल्लेख मैंने किया है, और बहुतायत मैक्सिमों का उल्लेख उस वीडियो में जो जनरल एक्सेप्शन पे है चैप्टर 4 आईपीसी पे, उसमें मैंने किया है और समझाया भी है, तो आप वहां जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। आप लोगों का कोई लाइक कोई कमेंट नहीं आता, बस कुछ लोगों का कमेंट आता रहता है, बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को देखते तो लेकिन कमेंट नहीं। कमेंट करने में क्या जाएगा, आप वीडियो अच्छा लग रहा तो अच्छा कमेंट कर दो, बुरा लग रहा तो बुरा कमेंट ही कर दो, अगर कुछ भी तो कर दो। आइए चलते हैं अगले मैक्सिम पे चलते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, आईपीसी के अलावा सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट पे जो मैक्सिम हैं उन पे भी वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आप लोग चैनल पे बराबर बने रहिए, अपडेट रहिए,
ठीक है, आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। क्रैश कोर्स इस समय यूपीएपीयू का चल रहा है। अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो तत्काल ज्वाइन कर सकता है, इस नंबर पे वो संपर्क कर सकता है। आइए अगला मैक्सिम है 5, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। यहाँ इग्नोरेंसिया जूरिस की जगह अगर लेजिस भी लिखा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जूरिस या लेजिस का एक ही अर्थ है विधि, ठीक। तो इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट इसका मतलब होता है कि विधि की भूल, इग्नोरेंसिया मतलब होता है भूल, जूरिस मतलब विधि का, नॉन मतलब नहीं, एक्सक्यूसेट मतलब क्षम्य। तो क्षम्य नहीं है भूल किसकी, विधि की। तो विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इग्नोरेंसिया मतलब क्षम्य, वो भूल होता है इग्नोरेंसिया का मतलब। जूरिस मतलब विधि या लेजिस मतलब विधि होता, नॉन मतलब नहीं है, एक्सक्यूसेट मतलब एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, आपको छूट नहीं मिलेगा, क्षम्य नहीं है, यानी आप दोषी ठहराए जाएंगे। ये आईपीसी की धारा 76 पे आधारित है। अगला मैक्सिम है इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूसेट, यानी तथ्य की भूल। फैक्सिक मतलब होता है तथ्य, फैक्ट से है फैक्टी, तो तथ्य की भूल, एक्सक्यूसेट लिखा है यानी क्षम्य है, नॉन लिखा नहीं है, इसका मतलब फैक्ट की जो भूल होती है, तथ्य की भूल, वो क्षम्य होती है, ठीक है। तो ये भी धारा 76 और 79 पे आधारित है, 76 और 79 पे आधारित है मैक्सिम। उसके बाद 7 है डॉली इन कैपेक्स, ठीक है। ये मैक्सिम 82 पे है, लेकिन 82 को पढ़ने से पहले 81 पे मैक्सिम है, ये मैक्सिम नंबर, ठीक है, मैक्सिम नंबर हो जाएगा 10। क्यूड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लीगम, इसका मतलब होता है विधि आवश्यकता को, देखिए नेसेसिटीज मतलब है आवश्यकता, नॉन मतलब नहीं मानती, हैबिट लीगम, ठीक है, विधि आवश्यकता को नहीं मानती। ये धारा 81 पे मैक्सिम है, अर्थात इसका मतलब ये होता है आवश्यकता पड़ने पे विधि को तोड़ना ही विधि माना जाता है, यानी आवश्यकता कानून की देन है नहीं, ठीक है, यानी आवश्यकता कानून की देन है कि कानून आवश्यकता की देन है, यानी कौन किसकी जननी है, कौन किसका बेटा है। तो जो कानून है वो बेटा है, कानून बेटा है किसका, आवश्यकता का, यानी आवश्यकता की देन ही कानून होती है, ठीक है। तो जननी कौन है, आवश्यकता, नेसेसिटीज। आवश्यकता पड़ने पे कानून बनाया जाता है, आवश्यकता पड़ने पे कानून को ख़त्म किया जाता है, कानून को तोड़ा दे जाता है, उसके वायलेशन भी किया जाता है। तो आवश्यकता पड़ने पे कानून को तोड़ना ही कानून कहलाता है। यही मैक्सिम है क्यूड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लीगम। अगली मैक्सिम है, ये तो हो गया 81 पे। अगली मैक्सिम 82 पे है, ये 7 डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स का मतलब होता है अक्षम व्यक्ति, अपराध करने में अक्षम, सक्षम नहीं, अक्षम, इनकैपेबल, ठीक है, इनकैपेबल, अक्षम व्यक्ति किसमें, अपराध करने में। तो धारा 82 को डोली इन कैपेक्स कहते हैं, यानी अपराध करने में अक्षम व्यक्ति। 82 को ये भी कहा जाता है कि अपराध करने में, यानी 7 वर्ष या उससे कम आयु का कोई व्यक्ति है तो वो अपराध करने में अक्षम है, ये माना जाता है, इसीलिए वो मैक्सिम लिखा है डोली इन कैपेक्स। और 83 पे मैक्सिम है अगला डोली कैपेक्स, ठीक है। डोली कैपेक्स का मतलब होता है कि अपराध करने में सक्षम व्यक्ति। तो 83 में सक्षम माना गया है 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, जब तक वो ये भी न साबित कर दे कि वो अपनी कम उम्र के कारण ही अपने कार्य की प्रकृति या परिणाम को, जो कि वो कुछ कर रहा था, जानने में असमर्थ था। तो ये है धारा 83। इसके अलावा अगला मैक्सिम है वालंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये धारा 87 पे मैक्सिम है, 87 पे है, जिसमें सहमति को अपराध नहीं माना गया, यानी सहमति से अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं है, बशर्ते वो सहमति देने वाला व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। तो यही मैक्सिम है वालंटी नॉन फिट इंजूरिया, सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि धारा 87
हर एक कार्य के लिए छूट देती है? नहीं, केवल उन कार्यों के लिए छूट देती है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से कार्य न किए गए हों या इसकी संभाव्यता का ज्ञान न हो, तब सहमति से किया गया कार्य आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। हाँ, अगर उसमें मृत्यु भी हो जाए या घोरोपहति भी हो जाए, लेकिन उसके ना तो वो कार्य करने का आशय हो, ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, तो भी बचाव मिलता है और पूर्ण बचाव मिलता है 87 पे। तो ये मैक्सिम याद रखिएगा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया यानी सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं है। कौन सी धारा? 87 IPC। उसके बाद है डी मिनिमस नॉन क्यूरेटिव एक्स। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेटिव एक्स, ये धारा 95 IPC पे है, जिसका अर्थ है विधि तुच्छ कार्यों पे ध्यान नहीं देती है। भाई देखिए, ऐसा है, बहुत छोटे छोटे ऐसे कार्य होते हैं जो है तो अपराध, लेकिन उन पे केस नहीं चलाया जाता है। मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उन पे केस चलाएगा ही नहीं। उन्हें को स्लाइट हार्म कहा गया है, तुच्छ कार्य कहा गया है। तो वे विधि तुच्छ कार्यों पे ध्यान नहीं देती। अरे ध्यान नहीं देती है कि उसके पास समय नहीं है, वो एक अलग का विषय है, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखिए 95 में कहा गया कि विधि तुच्छ कार्यों पे ध्यान नहीं देती। ठीक है, जैसे धक्का मुक्की हो गया, मेले में शरीर से टकरा गया, तो ये तुच्छ कार्य की श्रेणी में जाता है। बस में किसी के पैर पे पैर पड़ गया, शरीर से टकरा गई, अब ब्रेक लगा, एकाएक किसी के ऊपर गिर गए, ये सब तुच्छ कार्यों में आता है। ठीक है, इस पर विधि ध्यान नहीं देती, इस पर कोई केस नहीं चलेगा, यानी क्रिमिनल केस नहीं दाखिल होगा। सिविल केस में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि विधि ध्यान नहीं देती। ध्यान दीजिएगा, डी मिनिमस नॉन क्यूरेटिव एक्स केवल आपराधिक कार्यों पे ये रोक लगाती है कि विधि तुच्छ कार्यों पे ध्यान नहीं देती। अगला मैक्सिम है नल्ला पोइना साइन लेगे। नल्ला पोइना साइन लेगे का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसको प्रतिसिद्ध घोषित न किया गया हो, जिसको अपराध घोषित न किया गया हो। यानी केवल किसी व्यक्ति को उसी कार्य के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे तत्समय अपराध घोषित किया गया हो। अगर वो कार्य अपराध नहीं है तो उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये है नल्ला पोइना साइन लेगे। ठीक, अगला मैक्सिम है और ये लास्ट मैक्सिम है इस वीडियो का। ठीक है, ये मैक्सिम नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। तो ये मैक्सिम कहाँ से आया है? नवतेज सिंह जौहर के केस से आया है, सेक्शन 377 IPC पे है। ठीक है, इस मैक्सिम का नाम है एट डोमस सुआ सुइक एस्ट ट्यूटिजियम रिफ्यूजियम। ठीक है, यानी एट डोमस सुआ सुइक ईस्ट ट्यूटिजियम रिफ्यूजियम। इसका मतलब है कि व्यक्ति का घर उसका दुर्ग है। इन कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इसका हिंदी ये है कि व्यक्ति का घर उसका दुर्ग है। अगर ये पूछा जाता है तो आप लिख दीजिएगा सेक्शन 377 पे ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। आर्टिकल 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने घर में है तो इस तरह से अगर वो प्राइवेट कृत्यों में लीन होता है सहमति से, तो आप पता कैसे लगाओगे कि वो अनैतिक कृत्य कर रहा था कि नैतिक कृत्य कर रहा था। ठीक है, तो उसका घर ही उसका दुर्ग है, यानी किला है, आप पता नहीं लगा पाओगे उसमें। तो ऐसे कार्यों को जिससे व्यवहार में लाया ही ना जा सके अपराध के रूप में, उन्हें अपराध बना के रखना ठीक नहीं है। ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में की थी और उसी पे ये मैक्सिम है। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया कि उन महत्वपूर्ण मैक्सिमों को, ठीक है, लैटिन सूत्रों को जो IPC में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उनको एक जगह लिस्टेड करके मैंने आपको दिखा दिया। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नंबरिंग भी 14 है। ठीक है, ये 14 लैटिन सूत्र हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। वीडियो को एक से अधिक बार देखिएगा, नहीं समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन किसी को होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके भी अपनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मैं अब इसके बाद IPC के अलावा जो अन्य लॉज हैं उन पे भी मैक्सिम लेकर के आऊँगा, उस पर वीडियो बना के आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊँगा। आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो का लिंक हम आपको भेजें हमेशा ये संभव नहीं है। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाएगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और आप PCS APO या HGS की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है।